नमस्कार, मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और आज आप फिर हमें सेल्फ मेड आइकन में देख रहे हैं। ये हमारा शो ऐसे लोगों की कहानियां कहता है जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी अपने दम पर विकसित की है, खुद अपने दम पर संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई है। अभी तक आपने हमारे शो में कुछ पॉलिटिशियंस को देखा है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को देखा है और आज हम जिनसे आपकी बातचीत करा रहे हैं वो डॉक्टर हैं और सहारनपुर के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे लोकप्रिय डॉक्टर वो हैं। आप पहचान गए होंगे उनको अगर आप सहारनपुर से किसी भी तरह का कोई संबंध रखते हैं तो। आपका नाम है डॉक्टर कलीम अहमद और आप एमडी हैं, एमबीबीएस एमडी हैं और इनसे बातचीत करके आज हम इनके जीवन संघर्ष को, इनके जीवन परिचय को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बस ठीक है। गुड। डॉक्टर साहब, आपसे जो है बात करना अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी कुछ हमने आपके बारे में आप पॉजिटिव सकारात्मक लोगों से सुना है और काफ़ी आप एक अच्छी प्रेरक व्यक्तित्व है, मोटिवेशन। आपकी कहानी हम जरूर आज इंटरेस्ट रखते हैं, सुनना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब यहीं से शुरू करते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? सब बेसिकली हम लोग रहने वाले हैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, गांव पड़ता है सुल्तानपुर कुनारी। हाँ, पहले ये यूपी में आता था, अब उत्तराखंड बन गया तो उत्तराखंड के अंदर चला गया हमारा गांव। तो वहीं पर मेरी पैदाइश हुई है और शुरू की एजुकेशन 4th क्लास तक तो वहीं हुई है गांव में। हमारे फादर जो है सर्विस करते थे उधर ये पहाड़ों पे चित्ती, तो हम वहाँ उनके साथ नहीं जा पाए थे, तो हम लोग 4th क्लास तक वहीं पर एजुकेशन हुई हमारी। ओके, तो आप गांव में रहे? हाँ, गांव में। और आपके जो वालिद क्या सर्विस करते थे? हमारे फादर थे सोइल कंजर्वेशन इंस्पेक्टर, एक डिपार्टमेंट होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ब्रांच, सोइल कंजर्वेशन, उसमें इंस्पेक्टर थे। ओके। तो उसके बाद तो 4th क्लास तक तो हम वहाँ रहे। उसके बाद फिर हम लोग अपने फादर के, हमारे ट्रांसफर हो गया था इधर शामली, तो हम लोग अपने फादर के सभी अपने वालिद साहब के साथ ही थाना भवन आ गए। हम लोग थाना भवन में रहे। फिर वहाँ पर मेरी एजुकेशन हुई 5th 6th और 7th हमने वहीं से किया, थाना भवन से 3 साल हम वहाँ रहे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आके फादर का ट्रांसफ़र हो गया गाज़ियाबाद, तो हम लोग फिर गांव में आ गए। फिर 8th क्लास मैंने गांव से ही की है। और स्कूल जो गांव के आपके थे वे कॉन्वेंट स्कूल? नहीं, बिल्कुल वैसे गवर्नमेंट वाले प्राइमरी जो स्कूल होते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल नहीं थे, प्राइमरी स्कूल थे। हाँ, प्राइमरी। और आपकी जो फैमिली थी जी, वो पढ़ी लिखी फैमिली थी जैसा आपने बताया कि आप? हाँ, हमारे वालिद साहब जो है गवर्नमेंट जॉब में थे। आपकी वालिदा? नहीं, वालिदा तो नहीं पढ़ी थी, वो तो हाउस वाइफ थी, अपना उर्दू वगैरह पढ़ी हुई थी, अपना कुरान शरीफ। वालिदा हमारी मंगलौर के पास एक गांव पड़ता है टांडा बनेड़ा, वहाँ की थी। ओके। और आप कितने भाई बहन? हम लोग 5 भाई। 5 भाई। बहन नहीं, 5 भाई। बहन नहीं है? ना, बहन नहीं। ठीक है। तो जब आपने 8 आपने था? हाँ, 8 मैंने कर ली, गांव से की है। उसके बाद फिर हम वालिद साहब का ट्रांसफर हो गया बिजनौर, बस फिर हम बिजनौर गए। अब तक आपने चौथी जगह बदली? हाँ। उसके बाद हम ये है फिर 9th से लेके फिर पूरी एजुकेशन मेरी बिजनौर की है। 9th से और 12th भी मैंने वहीं से किया। 9th से और 12th तक तो बिजनौर इंटर कॉलेज BIC जो है वहाँ से किया मैंने। उसके बाद जो है फिर मेरा एडमिशन हो गया 12th के बाद अलीगढ़। अलीगढ़ का एक बहुत चार्म था मेरे अंदर कि भाई अभी अलीगढ़ जाना मुझे, तो मेरा एडमिशन हो गया प्री मेडिकल कोर्स में। ओके, अलीगढ़ का क्यों चार्म था? बस एक ये था कि हमारे जो ताए के लड़के थे नसीम इंजीनियर ने वहाँ से डिप्लोमा वगैरह किया था, तो इनके रहता भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक वहाँ का माहौल अच्छा है पढ़ाई का। तो मैं चला गया 1 साल के लिए, प्री मेडिकल कोर्स में मेरा एडमिशन वहाँ हो गया। तो 1 साल में फ़ायदा ये भी था कि वहाँ इंटरनल हो जाते थे, उसका फ़ायदा होता है मेडिकल में जाने के लिए आसानी हो जाती है थोड़ी सी। मगर मैं जब गया तो मेरा मन नहीं लगा वहाँ। मैं अलीगढ़ में जाके मैं आपको बताऊँ, अलीगढ़ में मैं रहा 6 महीने रहा। बात है, बस पता नहीं, बस मैं एक तो बहुत छोटा था, मैं 15.5 साल का मैंने इंटर कर लिया था। अब तो हाँ, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ फिर एक अजीब सा मुझे काटता था, तो मैं छोड़ के आ गया था अलीगढ़ 6 महीने बाद। 6 महीने बाद मैं अलीगढ़ छोड़ के आ गया। उसके बाद फिर मैंने वालिद साहब से भी कहा, वालदा से भी कहा, भाई मुझे आपको मेडिकल के लिए तो करना, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं यहीं पर बिजनौरी रह के तैयारी करूँगा। तो मैंने वहीं फिर रह के तैयारी करी बिजनौरी, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करी। उस समय आपने जो एग्जाम दिया वो CPMT का? हाँ, CPMT कहलाता था, यूपी स्टेट का CPMT। 10+2 के बाद? हाँ, 10+2 के बाद। तो वो रैंक का जो सिस्टम आजकल है वही रैंक का सिस्टम तब था? नहीं, पहले अलग था। पहले अलग सिस्टम होता था, पहले तो स्टेट वाइज होता था। CPMT का हमारा हुआ अलग मेरिट आज बनती थी, अलग मेरिट बनती, मेरिट ही थी। मगर वो स्टेट में हमारे पास मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे। अब तो बहुत, जैसे यूपी में अब तो बहुत मेडिकल कॉलेज है, पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे, गवर्नमेंट भी सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज थे उस वक्त तो। ओके, जरा आप अपने CPMT के अनुभव को हमसे साझा कीजिएगा, क्योंकि
अब मैं समझता हूँ कि जो न्यू कमर्स हैं वो उनके लिए ये नहीं। हाँ, क्योंकि पहले सीपीएम, पहले कॉलेज जो है बहुत कम थे मेडिकल कॉलेज। उस वक्त तो सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज होते थे पूरी यूपी में, और कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था। अब तो ये समझिए आप 70 के आसपास कॉलेज है, 70 मेडिकल कॉलेज है यूपी में। ओके, हाँ, तो जब हाँ, आपने सीपीएमटी का एग्जाम दिया तो आपको कुछ याद है कि हाँ, आपके कितने हाँ, marks हम लोग बिल्कुल, मेरे याद है बिल्कुल। हाँ। हमारे जो है, मेरे जो मार्क्स थे वो थे 886 थे, 886, ये 886 थे, और ये आए थे 1200 में से। ओके, इस तरीके से, इस तरीके Okay. में मेरे जो बेसिकली जो मेरी केमिस्ट्री जो थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। केमिस्ट्री में मेरे फुल मार्क्स आए थे, पूरे के पूरे 100 by मार्क्स 100 में। हाँ, वो 300 में 300 आए थे। गुड। हाँ, और आपको जो कॉलेज मिला हाँ, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज मेरठ, मेरठ मेडिकल कॉलेज में मैंने किया। हम्म। मेरठ मेडिकल कॉलेज में मेरा सीपीएमटी में एडमिशन हुआ, वहीं से मैंने एमबीबीएस किया। एमबीबीएस 5 साल किया। फिर एमबीबीएस के बाद फिर हमारा उसी साल से जब हमने एमबीबीएस पास किया तो हमारा कंपटीशन शुरू हुआ पीजी के लिए, एमडीएमएस के लिए। पहले तो मेरिट बेस पे एडमिशन होता था, एमबीबीएस की मेरिट की बेस पे एडमिशन हो जाता था। जब हमने किया उसी साल से फिर कंपटीशन शुरू हो गया, इंटरनल कंपटीशन एमडी के लिए। फिर मेरा उस साल, पहले साल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब निकली थी तो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की है। 2-3 साल मैंने ये पीएमएस की जो जॉब है वो भी, जानसठ सर्किल का तो जो है ककरौली पीएससी में मैं रहा 2-3 साल, वहाँ रहा। फिर पीजी की तैयारी करता रहा मैं एमडी की। फिर 2 साल बाद मेरा सिलेक्शन एमडी में मेरठ में हो गया, एमडी मेडिसिन में। फिर मैंने वहाँ से एमडी मेडिसिन की 3 साल। उसके बाद फिर प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए अपना सहारनपुर, हमारे जो उसी दौरान मैं एमडी कर रहा था। पीजी कहाँ से किया? पीजी में ही से किया, मेरठ से पीजी किया। नहीं, आप ये तो इंटरेस्टिंग मूव आ गया है। ककरौली में जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर जॉब कर रहे थे तो उसके बाद सहारनपुर आए जी, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस के लिए वो आपने छोड़ दी? नौकरी छोड़ दी मैंने। गवर्नमेंट जॉब तो लोग ना गवर्नमेंट जॉब में तो कि इतना ना, गवर्नमेंट जॉब में जैसे डॉक्टरी में ना आप कुछ कर नहीं पाते हो बिल्कुल। अपना जो नॉलेज है ना वो बिल्कुल सही नहीं होते, वहाँ लिमिटेड है बिल्कुल, कि आपको गवर्नमेंट की दवाई लिखनी है और ये करना है, 4 दवाई होती है वही लिखनी पड़ती है, तो बड़ा मुश्किल होता है वो अब करनी और आपका जो माइंड, हाँ, वो हमें कुछ करना चाह रहे थे। हाँ, तो गवर्नमेंट में जॉब में बंद जाते, हाथ बंधे रहते हैं थोड़े से। आप इंडिपेंडेंट माइंड, हाँ, थोड़ा सा ये था। गुड। और सहारनपुर क्यों आए फिर? सहारनपुर ऐसा हुआ दरअसल उसी दौरान, एमडी के दौरान हम बिजनौरी थे, हम लोग 99 तक हम फैमिली पूरी बिजनौरी थी हमारी। मैं बिजनौरी आता तो हमारे वालिद साहब की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया था। तो ये 97 में इंतकाल हो गया। तो उस वजह से फिर हमारा बिजनौर से थोड़ा सा वो होने लगा। तो यहाँ पर हमारे भाई थे, ताए के लड़के, नसीम साहब, इंजीनियर साहब, वो यहीं पर सहारनपुर में जॉब सर्विस करते थे। तो उसके अलावा यहाँ पर और रिलेटिव बहुत थे। तो यहाँ पर फिर हम प्लान बना गया सहारनपुर ही चलते हैं बस। तो वहाँ से फिर हम सहारनपुर आ गए। सहारनपुर प्रैक्टिस शुरू करी, एक दुकान देखी हम बाजूरिया रोड पर शुरू में। फिर वहाँ से 99 में 10 मार्च और 99 को मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू की। शादी हो चुकी थी तब तक? शादी हो गई थी। शादी भी जब फरवरी में, जनवरी में शादी हुई। मतलब एमडी के बाद मेरी शादी हुई। एमडी के बाद दिसंबर में हमारी एमडी पूरी हुई। जनवरी में मैंने शादी करी, 23 जनवरी को। उसके बाद फिर मार्च में मैंने क्लिनिक शुरू। शादी कहाँ की? शादी रुड़की हुई है मेरी। रुड़की में शादी? रुड़की शादी। वो भी डॉक्टर है? नहीं, वो इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, अलीगढ़ से इंजीनियरिंग कर रखा। वेरी नाइस। तो आपके वालिद साहब का नाम आपने? वालिद साहब अख्तर हसन। और वालिदा आपकी? वालिदा रशीदा बेगम। हाँ, गुड। तो शादी आपने की, वो इंजीनियरिंग, अभी उनका वर्क जॉब क्या है? अब तो हाउसवाइफ है और यहाँ सारा मैनेजमेंट देखती है। यहाँ पर हॉस्पिटल में जो मैनेजमेंट है ना हमारा, सारा वो देखती है, सारा मैनेजमेंट। हाँ, तो डॉक्टर साहब जब सहारनपुर आप आए तो अमूमन मैं ये समझना चाहता हूँ कि इतने समय में आपने कई स्थान बदल लिए। पहले आपकी पढ़ाई के दिनों में 4 स्थान बदल गए। उसके बाद आपने जो है वो एक करके आप शहर बदल रहे हैं। आप हरिद्वार बदल रहे हैं, रुड़की बदल रहे हैं, फिर आप शामली चले गए, थाना शामली में। उसके बाद वालिद साहब की वजह से ना, वालिद साहब का ट्रांसफर होता रहता था। अलीगढ़ चले गए, अलीगढ़ से वापस बिजनौर आए, बिजनौर से आप मुजफ्फरनगर आए क्योंकि ककरौली मुजफ्फरनगर में है। उसके बाद आप सहारनपुर आए। तो इस अवधि में आपने 5 जनपद बदल लिए। तो ये एक अच्छा अनुभव है कि इन सभी जनपदों में लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सबसे बेहतर की, सबसे अच्छी फीलिंग्स कहाँ है? अच्छी फीलिंग तो सब सहारनपुर भी ठीक ही है, सहारनपुर भी अच्छा है। अब तो सहारनपुर ही हो गया अपना, अब 99 से यही है तो इसलिए सहारनपुर अब अच्छा लगने लगा। अब तो सहारनपुर, वैसे बिजनौर अपना लगता था, अभी बिजनौर आते जाते हैं? नहीं, बिजनौर में घर नहीं, अब तो कोई नहीं। दोस्त वगैरह है अपना, कोई जन होता है, जाते हैं। कौन आपके नजदीकी मित्र हैं?
चर्चा अगर कर ले तो? बिजनौर में डॉक्टर जावेद अख्तर बेग है, टीचर है, और वहाँ पर डॉक्टर नीरज चौधरी है, डॉक्टर योगेंद्र सिंह है, सब मेडिकल वाले ही? मेडिकल भी है। नहीं, ये जावेद तो टीचर है, जावेद अख्तर बेग तो टीचर है, मेडिकल टीचर है। और बहुत सारे लोग मोहल्ले के लोग रहते हैं, इकबाल भाई है, बहुत सारे काजीपाड़े में रहते थे हम लोग। हाँ, तो ये डॉक्टर बनना ही चाहते थे आप? हाँ, मेरी शुरू से ही, मेरी शुरू से ही पता नहीं, बस एक वो था शुरू से ये था मेरा। दरअसल ये समझिए 6-7 से मुझे ये था, जब लैब में देखता ना बच्चों, जो हमारे 9-10 के स्टूडेंट्स होते थे, वो करते थे डिसेक्शन वगैरह, तो मुझे लगता मुझे डॉक्टर ही बनना है बस उसी वक्त। उसी वक्त से मैंने सोच रखा। मैं आपको बताऊं, मैंने कोई फॉर्म ही नहीं भरा इसके अलावा, मेडिकल के भरा मैंने कोई और चॉइस में ट्राई ही नहीं करा। मैंने सिर्फ ये कि मुझे यही करना, बस एक ही धुन थी कि मुझे CPMT करना है बस। मैंने कभी कोई फॉर्म किसी चीज का, कोई इंजीनियरिंग का या और चीज का, किसी नौकरी का कुछ भरा नहीं कभी भी। वालिद साहब हमारे लाते थे, हमारे वालिद साहब लेकर आते, फॉर्म ये भर दो, मैं कुछ नहीं करना, मुझे यही करना। मैं चॉइस भी CPMT में सिर्फ MBBS ही रखता था, BDS भी नहीं रखता था मेरा, कि मुझे यही करना है बस। ये जैसे आप फिजिशियन है एक्चुअली? फिजिशियन है। तो ये फिजिशियन का जो जॉब होता है, मैं समझता हूँ कि वो एक ऑल राउंड जॉब होता है। ऑल राउंड जॉब होता है और सभी कुछ उसको देखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, मैं चर्चा करना चाहूँगा और ये जानना भी चाहूँगा कि देखिए, किसी भी डॉक्टर की लाइफ में जो सबसे कठिन समय आया है, मुझे लगता है कि वो कोरोना का पीरियड रहा है। तो कोरोना का पीरियड जो है वो उसने खासकर डॉक्टर्स की काफ़ी परीक्षा ली है। तो हम अगर आपके अनुभव पर चर्चा करें कि कोरोना के पीरियड में आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, किस प्रकार पेशेंट्स आते थे, किस प्रकार का डर था उनमें? तो कोरोना के दौरान तो ये समझिए 2-3 साल तो ऐसा रहा, 2020 से 21-22 3 साल तो हम बहुत ही वैसे गुजरा है। खासतौर से हमारे फिजिशियन, सबसे ज्यादा पेशेंट तो हम लोग के पास ही आते थे कोरोना के। उस वक्त तो मतलब एक अजीब सा डर रहता, पेशेंट को छूते हुए डर लगता था, बड़ा अफसोस भी होता था। मतलब दूर से पेशेंट से बात, पेशेंट ने किसी ने खांस भी दिया तो डर लगता था उससे। मतलब ऐसा माहौल, एक डर, एक खौफ पैदा कर दिया था कोरोना ने बिल्कुल शुरू में। हम भी, हमारी फैमिली को भी कोरोना हुआ, मुझे भी, बल्कि इस दौरान 2000 सेकंड वेव आई। फर्स्ट वेव में तो हम बच गए, फर्स्ट वेव में तो नहीं हो पाए, सेकंड वेव में इतने पेशेंट थे उस वक्त, तो बहुत ही कोरोना की सेकंड वेव में, तो उस वक्त मैं भी चपेट में आ गया कोरोना की। हमारी पूरी फैमिली आ गई थी, वाइफ भी आ गई थी, और हमारे जो भाई है सभी, मतलब पूरी फैमिली हमारी पूरी चपेट में रही। तो इसमें कोरोना के दौरान काफ़ी जो है, तो कोरोना का दौरान तो मतलब वो तो बहुत ही वैसा एक तरीके से, उसे तो हम मतलब भूल जाना चाहते हैं। मतलब इतना खतरनाक पीरियड था वो। हाँ, इतना खतरनाक पीरियड। पेशेंट देखते थे? पेशेंट देखे, पेशेंट तो रेगुलर पेशेंट थे। बस बीच में मुझे कोरोना हुआ, 1 महीने करीब बीच में क्लिनिक बंद रहा। इस दौरान जो है मुझे हो गया, वाइफ को हो गया, और घर में फैमिली में हो गया, तो 1 महीने करीब क्लिनिक बंद है। तो पेशेंट तो देखे रेगुलर। इस तरह के जो उस समय की, उस वक्त भयंकर मुसीबत थी, भयंकर पेशेंट बहुत, मतलब इतने पेशेंट थे कोरोना के, बहुत थे, और डर लगता था। मतलब एक अजीब सा, एक मतलब दहशत सी हो गई थी हमें, डर लगता था। डॉक्टर होने के बाद भी जो है डर लगता था, सारी प्रिकॉशन के बाद भी जो है एक ऐसा लगता था। हाँ भाई, ये था। डॉक्टर आप IMA के प्रेसिडेंट भी रहे? IMA के प्रेसिडेंट मैं 2011-2012 में रहा हूँ एक बार तो पहले। अब भी इस वक्त में प्रेसिडेंट IMA का प्रेसिडेंट। अभी आप अभी प्रेसिडेंट हुआ है। बधाई आपको। हाँ, अभी प्रेसिडेंट हूँ मैं, दोबारा प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो IMA सहारनपुर का मेडिकल एसोसिएशन जो है, आप जिले के प्रेसिडेंट? जी, जिले के। इसके प्रेसिडेंट जो होना, वो कितना महत्वपूर्ण है? इसका महत्वपूर्ण काफी, अब तो काफी रखता है, चैलेंज है। मतलब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा चैलेंज का काम है आजकल, क्योंकि इतनी ज्यादा डॉक्टर्स की ये रहते हैं ना, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के लिए नए नए रूल्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट लेके आ रही है। जैसे फायर का रूल्स ला रही है, पॉल्यूशन का रूल्स ला रही है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो डॉक्टर्स के नए नए जो है काफी मतलब रूल्स लेके आ रही है। डॉक्टर पे शिकंजा एक तरीके से कसा जा रहा है। तो इसलिए अब तो रोजाना ना कोई जो है हमारे सामने रहता है, ना कोई मतलब एक ना एक जो है मुसीबत जो है डॉक्टर के सामने, उसकी चैलेंज करना पड़ता है, देखना पड़ता है लोगों को। हमें रोजाना कभी के पॉल्यूशन वाले से मिलना पड़ता है, कभी फायर से, कभी फायर वाला नोटिस भेज देता है नर्सिंग होम्स पे। तो ये आजकल बहुत ही वैसा जॉब हो गया। अच्छा, आपकी जो मेन स्किल है एक्चुअली वो पेशेंट को देखना है, लेकिन IMA के प्रेसिडेंट को नहीं, सबको देखना पड़ता है उसे भी। हाँ, थोड़ा जिम्मेदारी जो है, सब जिम्मेदारी, क्योंकि सब लोग ही रहते हैं भी। IMA प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जो भी एसोसिएशन है वो कुछ करे। एसोसिएशन का, और हमारा काम भी है, एसोसिएशन का काम ही है कि अगर हम अपने मेंबर्स के लिए नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा। थोड़ा सा हम लोग जो है वो आपके मेडिकल स्किल पे बात कर लें। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल जो है आप किस प्रकार के पेशेंट्स जो हैं वो आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं? आजकल
आजकल तो बेसिकली एक तो फीवर के आ रहे हैं, जो हीट वेव चल रहे हैं ना, उसकी वजह से, स्ट्रोक की वजह से, heat wave फिर हाँ के लूज मोशन, वॉमिटिंग उसके आ रहे हैं, और जो बहुत से पेशेंट जो सांस वाले, जिनके सांस फूल रहा है, सांस वाले पेशेंट आते हैं। मोस्टली जो पेशेंट आते हैं वो लूज मोशन के, वॉमिटिंग के, वीकनेस महसूस कर रहे हैं, वही है मतलब हीट स्ट्रोक के ज्यादा आते हैं हीट स्ट्रोक। इस चीज से। क्या है हीट स्ट्रोक और इससे बचाव का क्या बेसिकली हीट स्ट्रोक से यही है कि जो आजकल लू चल रही है, तो मौसम कल से थोड़ा खुशगवार मौसम हुआ है, बारिश हो गई, नहीं तो बहुत ज्यादा होता है। जो जैसे आप इतने मतलब ऐसे गर्मी हमने तो देखी नहीं अब तक इस उम्र में, 45-46 डिग्री टेम्परेचर इतना जबरदस्त ये चल रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो लोग बाहर जाए, एक तो नारियल पानी पी के, छाछ पी के, या पेट में कम से कम भरा हुआ पेट हो निकले, और कोई भी गमछा वगैरह कोई ऐसी चीज रखे जो मतलब भीगी हुई उस सिर पे रखे, इस तरीके से निकले, बिल्कुल वैसे ना निकले, ज्यादा देर धूप में ना रहे। अक्सर मैं एक सवाल मेरे मन में चूंकि आ रहा है, मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटी को वो 5 साल की है, तो उसको 104 बुखार हुआ। और जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो मुझे 101 बुखार भी होता था, तो वो भी बहुत बवंडर था। तो आजकल बच्चों को जो बुखार का फिगर है वो काफी ज्यादा हो जाती है, 104 105 तक हो जाती है, तो ये खतरनाक नहीं है? हाँ, हाई टेम्परेचर खतरनाक होता है। बेसिकली ये हीट स्ट्रोक जो होता है ना, इस तरीके का, इसमें टेम्परेचर हाई होता है ज्यादातर। हीट स्ट्रोक वगैरह में भी टेम्परेचर हाई होता है, थोड़ा ज्यादा हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है। खतरनाक तो होता है अगर हाई ग्रेड टेम्परेचर किसी को हो गया, तो उसका असर दिमाग पे पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, इसका असर दिमाग पे भी पड़ जाता है अगर ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए तो। इसका तो यही है, कोल्ड स्पंजिंग की जाए सबसे पहले, कोई भी ठंडे पानी में भिगो के, बर्फ के पानी की पट्टी वगैरह रखी जाए, उससे थोड़ा सा जो है टेम्परेचर को कम किया जाए। डॉक्टर साहब, एक और समस्या है, जैसे अच्छे डॉक्टर जो हैं वो शहरों में हैं, गांव देहात में अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, या तो वो ट्रेनीज हैं या फिर वो कंपाउंडर्स हैं जो वहाँ अपना क्लिनिक बनाकर बैठ गए हैं। तो कोरोना में उन लोगों ने बड़ी मदद भी की है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आजकल जो स्वास्थ्य है वो काफी कॉस्टली हो गया है, और आम आदमी की पहुंच जो है वो उससे थोड़ा दूर हो रहा है। सही कह रहे हो। बहुत बड़ी फीस डॉक्टर्स की हो गई है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल वैसे ही जूझ रहा है। तो आईएमए के जैसे आप प्रेसिडेंट हो, तो इस बारे में आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि कुछ सकारात्मक सोचा जाए और कुछ पैसा जो है वो गरीबों के लिए कम फीस की जाए? तो इस तरह से कोई प्लान कुछ बना सकते हैं? नहीं करते हम लोग तो करते हैं। बेसिकली मेरा तो ये है, मैं आपको बताऊं, हाँ। मैं जब से मैंने प्रैक्टिस की है, 99 से मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस, जब से अब तक डेली यहाँ पर एक इस्लामिया शफा खाना है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है, वहाँ से डेली 6 पेशेंट्स आते। पहले मैं ओपीडी करने जाता था, वहाँ हर संडे फ्री में ओपीडी करता था, मगर अब टाइम नहीं है, अब तो इसलिए पेशेंट जो पर्ची वहाँ बना के आते हैं, 10 रुपए में पर्ची बनती है, वो मेरे क्लिनिक पे दिखाते हैं। लगातार रेगुलर 25 साल से पेशेंट्स आते हैं मेरे पास वहाँ। वेरी नाइस। लगातार जैसे प्रेसिडेंट एक्चुअली हम इसके लिए भी हम लोग जो है, हम लोगों ने कर रखा मीटिंग में अपनी, ये डिसाइड किया कि कोई गरीब पेशेंट, जेन्युइनली अगर कोई गरीब है तो हम उसकी हर संभव मदद करते हैं। मान लिया सर्जरी में किसी को करनी है और किसी को जरूरत भी होती है ना, मान लिया कहीं बाहर भी भेजना पड़ता है, उसके लिए हम इंतजाम करते हैं, पैसे बाहर भी कराए थे। मान लिया किसी की सर्जरी करानी है, किसी पेशेंट की बाईपास सर्जरी होनी है, किसी को कोई जेन्युइनली अगर गरीब है कोई, तो उसकी कराते हैं। वैसे तो अब तो गवर्नमेंट का आयुष्मान आ गया, गरीब है तो आयुष्मान का फायदा गरीब लोग उठा रहे हैं, मगर हम लोगों ने पहले किया है, जब आयुष्मान नहीं आया था हम लोग ऐसे करते। पॉइंट टू बी नोटेड, आयुष्मान जो है काफी सकारात्मक एक योजना है। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, एक्चुअली अभी ये मेडिकल की बात होगी, अब थोड़ा पर्सनल हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपका अभी सभी लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति में जो उसका शो ऑफ टैलेंट है वो दिखता है, लेकिन कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं जो बैकडोर के टैलेंट होते हैं। तो आपके कुछ ऐसे भी शौक हैं जो आपके मेडिकल से अलग के हो, जैसे कुछ भी हो सकते हैं, खेल हो सकता है, एनीथिंग? मुझे दरअसल एक तो फिल्म देखने का बहुत शौक था। और आपकी पसंदीदा फिल्म? पसंदीदा फिल्म तो बहुत है। मुझे जो है अग्निपथ बहुत अच्छी लगी थी। अग्निपथ 2 है, अमिताभ वाली, अमिताभ बच्चन वाली, विजय दिनानाथ वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी। बहुत मशहूर डायलॉग है इसका कि मैं पैसे फेंकता हूँ, आदमी कमाता हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी अग्निपथ, बहुत अच्छी लगी। और मुझे म्यूजिक का शौक है, मुझे गाने बिल्कुल पुराने, खासतौर से किशोर कुमार के गाने खुद गुनगुना लेते हैं? खुद भी गुनगुना लेता हूँ, मगर म्यूजिक जो किशोर कुमार के गाने हैं, कुमार शानू के गाने, 90s के जो गाने हैं आए थे, तो वो गाने म्यूजिक पसंद है। और बैडमिंटन में खेल रहा हूँ, बैडमिंटन में हम चैंपियन आईएमए में कई बार खेले, हम हमेशा जीते, मैं आईएमए का चैंपियन रहे यहाँ पर हमेशा। आईएमए में बैडमिंटन खेले, और अब थोड़ा आजकल जो है
एक्सरसाइज वगैरह का थोड़ा शौक है, एक्सरसाइज भी हम करते थे। फैमिली की बात कर ले, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे में 3 है, 1 बेटा 2 बेटी। क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे मेरा बेटा, जो बड़ा बेटा वो एरा मेडिकल कॉलेज में MBBS फाइनल ईयर में है। इससे जो छोटी बेटी वो भी वहीं पर है, मेडिकल कॉलेज में ही सेकंड ईयर में है। दोनों मेडिकल कॉलेज में। छोटी बेटी 12th में है। ओके, इंडिया में ही है या कुछ भी एक बच्चा शायद आउट ऑफ इंडिया भी कोई है? ना, अभी तो यही है, अभी तो बच्चे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आपने तय कर लिया है कि आपके बच्चे भी मेडिकल प्रोफेशन नहीं, छोटी बिटिया नहीं जाएगी, छोटी बिटिया को इसे शौक नहीं है। वो क्या समझ उन्हें ह्यूमैनिटीज लिया, उसने आर्ट साइड हो, तो वो Humanities तो मतलब UPSC साइकोलॉजिस्ट जो है बनेगी या कुछ और बनेगी, वो थोड़ा वो ना वो अलग है, उसका अलग है, उसका शौक अलग है। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका। और मैं समझता हूँ कि आपने पूरे जीवन जो है, चूंकि एक लाइफ जो है आपकी सादगी की लाइफ रही है, और लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जानते हैं जो बेइंतहा शरीफ है। आज का जो दौर है वो बड़ा दुष्टई का दौर है, और लोग शरीफ लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, तो समाज में शरीफ रहना कठिन है। तो कुछ कहेंगे आप, आपका कोई मैसेज? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप, मैं तो ये मान के चलता हूँ, अगर आपकी नीयत सही है, आप सच्चे हैं, आप सही तरीके काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कोई परेशानी आएगी। मुझे तो लगता नहीं कि कोई परेशानी आएगी। परेशानी आती है और उसका समस्या का समाधान, परेशानी का हल हो जाता है, मगर सही काम आप करते रहेंगे तो कोई दिक्कत आती नहीं। मैं डॉक्टरी में भी ये कहता हूँ, जो भी मैं हमेशा अपने जो डॉक्टर्स हैं सबसे ये कहता हूँ कि आपकी नीयत सही होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत सही है ना, आप सही काम कर रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस 100% चलेगी। अगर आपकी नीयत सही नहीं है, अगर आप गलत करना, पेशेंट को सोच रहे हो कि मैं इसकी जेब से पैसे निकाल लूँ मैं, तो आप ज़्यादा नहीं चल पाओगे। अब हाँ, बस नीयत सही होनी चाहिए। आपकी होनी चाहिए कि मुझे मरीज सही करना है, आपके पैसे की नहीं होनी चाहिए कि पैसा मुझे कमाना है। पैसा तो आएगा ही, अगर आप सही करेंगे, मरीज को सही देगा, बेचारा दे के जाता है मरीज, पैसे कुछ ना कुछ तो दे के जाता है पेशेंट। कितना समय आपके प्रैक्टिस को हो गया है? मुझे हो गए 25 साल, 26 साल हो गए। 26 साल। तो कभी कष्ट वाला समय भी आया होगा? कुछ लोग जो है वो नकारात्मक भी वो तो करते ही है, नकारात्मक करते हैं लोग, मगर संघर्ष ऐसा ऊपर वाले के ये रहा कि मेरा कुछ ज्यादा रहा नहीं। मैं शुरू से ही 99 से मैंने प्रैक्टिस जब से शुरू की ना, शुरू से ही पहले हफ्ते से मेरे पास भीड़ लगने लगी बहुत काफी, क्योंकि मैं ना बहुत एक तरीके से यहाँ पर मेरी फीस 30 रुपए थी कुल। 30 रुपए में 3 बार मैं देखता था, 30 रुपए में भी 3 बार पर्चे में 3 बार देखता था। 30 रुपए फीस थी। मेरे पास शुरू में बहुत भीड़ लगी, शुरू से ही ऊपर वाले का कर्म रहा। अब तो 500 रुपए है। आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं इसमें, 3 बार देखते हैं पर्चे में। हाँ, तो कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, जिनको आपको लगे कि ये लोग जो है वो जरूरतमंद हैं, तो उनको, वो तो पेशेंट अगर कहता है ना मैं गरीब हूँ, पैसे नहीं लेते, नहीं पैसा कुछ नहीं। अगर पेशेंट अगर किसी ने एक बार भी कह दिया कि भाई मैं गरीब हूँ, तो मतलब ही नहीं फिर तो। फिर तो ऐसा मतलब ही नहीं, जो अपने मुंह से कह रहा हूँ यार गरीबी है, तो अपने मुंह से कह रहा है, तो ऐसा तो है नहीं मतलब नहीं। और जो ज्यादा ही गरीब हो वैसा होता है, वो उन्हें पता ही सबको, शफाखाने से पर्ची बनती है, वो लेके आ जाते हैं, पर्ची लेके आते हैं पेशेंट। जो गरीब होते हैं 10 रुपए में पर्ची बन जाती है, वो ले आते हैं। डॉक्टर का पेशा बड़ा सम्मान का पेशा है, काफी रिस्पेक्ट मिलता है। तो मगर मैं बताऊं अब ना, अब ऐसा है दरअसल, अब पिछले कुछ दिनों सालों से ना, जब से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आए ना, ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स क्या है? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बन गए, मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, दरअसल इन हॉस्पिटल्स के आने से डॉक्टर के पेशेंट की दूरी ना बढ़ती जा रही है। जो पहले जैसे हमने छोटे शहरों में हमारे फेस टू फेस वो होता है पेशेंट के साथ, वहाँ पर ऐसा होता है, वहाँ पेशेंट का पता ही नहीं चलता डॉक्टर। और वहाँ तो बस बेसिकली वो बिजनेसमैन के हॉस्पिटल्स है, उनका काम है पैसा कमाना बस। उसकी वजह से डॉक्टर भी बदनाम हो रहे हैं, और डॉक्टर की पेशेंट की जो रिलेशनशिप है वो भी खत्म होती जा रही है। ओके, जो एक बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग जो हमारी होती थी ना, पेशेंट की बॉन्डिंग होती थी डॉक्टर की, भाई ये डॉक्टर हमारा भगवान होता है, ये करता है, हाथ रख देगा ठीक हो जाएगा, वो नहीं रहा। आपको लगता है पैसा कमाने का? बस वही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आने से तो ऐसा होता जा रहा है कि बस खत्म, बस पैसा कमाओ। वहाँ तो आप जाके देखो, बस पैसा बिल जमा करते हो, और ना 50,000 रुपये जमा कर दो, था आदमी अच्छी जेब खाली कर दे, बिल्कुल मतलब ही ना। डॉक्टर 2 दिन में एक बार देखने आता है पेशेंट को, मतलब ही नहीं कुछ। जैसे हम यहाँ पर पेशेंट को देखें 3-3, 4-4 बार देख लेते हैं पेशेंट के, वहाँ पर मतलब ही नहीं पाते। तो इसलिए इसने डॉक्टर को सबसे ज्यादा बदनामी जो उठानी पड़ रही है ना इस वक्त, जो डॉक्टर कहते हैं ना लुटेरे है डॉक्टर, चोर है, बदमाश, ये बेसिकली मैं तो ये मानता हूँ 2 चीज है जिनकी वजह से डॉक्टर में, एक तो ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, और ये कंज्यूमर जो फोरम में डॉक्टर्स को लाया गया है ना, उसकी वजह से डॉक्टर थोड़े से जो पेशेंट्स वैसे होते हैं ना,
सीरियस पेशेंट्स है या कुछ पेशेंट्स है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मान लिया कंज्यूमर में चला गया तो आपने क्यों नहीं कराया है, तो इससे भी पेशेंट को नुकसान हो रहा है काफ़ी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है और मैं इसको एक कंटिन्यू इसलिए भी करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले एक महिला से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने आयुष्मान कार्ड को लेकर चर्चा की, तो मेरी समझ में ये भी आया कि कुछ मेडिकल हॉस्पिटल्स जो हैं वो आयुष्मान कार्ड में भी खेल कर रहे हैं, कुछ हेल्थ पॉलिसी में खेल कर रहे हैं। बतौर IMA प्रेसिडेंट आपने ये शिकायतें मिलती हैं इस तरह की? इस तरीके कुछ कर रहा है, तो इसकी रोकथाम का क्या तरीका है? कुछ हॉस्पिटल्स जो है इसके लिए तो CMO के यहाँ से कमेटी बनती है आयुष्मान की, वो चेक करते हैं। वो लोग उसी हॉस्पिटल में जहाँ भी शिकायत होती है तो CMO साहब यहाँ से जाती है कमेटी, वो देखते हैं भाई पेशेंट्स है या नहीं, पूरे चेकअप होता है। कुछ क्राइटेरिया बना दिए उन्होंने, आयुष्मान वाले नए क्राइटेरिया बनाए कुछ कि हमें रिपोर्टिंग करनी है इतने पेशेंट की, इतनी जल्दी रिपोर्टिंग, इस तरीके से, क्योंकि ऐसी शिकायतें मिली ना तो नए नए क्राइटेरिया आयुष्मान वालों ने भी इस तरीके से बनाए, हमें डेली रिपोर्टिंग करनी है इस पेशेंट की, आपके एडमिट है के बारे में। तो ये इसका ऐसा किया है, काफ़ी हॉस्पिटल्स ने किया है।